नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 का दिन था। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ वर्कर अपने डेली रूटीन में काम कर रहे थे। समय करीब 11:45 बजे फैक्ट्री के कुछ वर्कर को आंखों में जलन महसूस होती है। उन्हें लगता है कि शायद फैक्ट्री में कोई गैस लीक हो रही है। लीक की जानकारी के लिए कुछ वर्कर टॉर्च के साथ चेक करते हैं तो उन्हें एक जगह से ड्रिप की आवाज आती हुई सुनाई देती है। जब टॉर्च लगाकर देखते हैं तो वहां से बूंद बूंद कर कुछ नीचे गिर रहा था और कुछ एयर लीक जैसी आवाज भी आ रही थी। वर्कर द्वारा ड्रिप की जानकारी नाइट ड्यूटी में मौजूद सुपरवाइजर को दी गई। सुपरवाइजर को लगा इतनी बड़ी फैक्ट्री में छोटा मोटा लीक तो बना ही रहता है, टी ब्रेक के बाद देखूंगा। अगले कुछ ही समय में वहां उपस्थित वर्कर को सांस लेने में तकलीफ के साथ आंखों में जलन और बढ़ जाती है। फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अगले 2 घंटे में गैस का प्रभाव पूरे भोपाल शहर में हो जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं कि 2 दिनों में उस गैस त्रासदी से हजारों मौतें हो गईं और यह घटना इंडस्ट्रियल रिकॉर्ड में सबसे बड़ी घटना का रूप ले लेती है। आखिर इस पूरी घटना का रिस्पॉन्सिबल कौन था? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के वर्कर या सुपरवाइजर, फैक्ट्री मालिक या तत्कालीन सरकार? चलिए जानते हैं कि आखिर भोपाल गैस कांड की इस पूरी घटना का काला सच क्या था। Methyl isocyanate gas leaked in the pesticide plant of Union Carbide India Limited in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, on the night of the 2nd and the 3rd of December. Lakhs of people were affected by exposure to this poisonous gas. Who is responsible for a big incident like this gas tragedy? What is its whole truth? Let us know in this video. सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस फैक्ट्री में MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ उसका नाम UCIL अर्थात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था, जो भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में अवस्थित है। इस फैक्ट्री में केमिकल का यूज कर इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने का कार्य किया जा रहा था। फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण इतनी बड़ी त्रासदी हुई जिसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदा अर्थात वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। इस गैस रिसाव में UCIL कंपनी समेत भोपाल के आसपास के छोटे शहरों को मिलाकर लगभग 5 लाख से अधिक लोग जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आए थे। इस पूरी घटना में हुई मौतों का अनुमान अलग अलग प्राप्त हुआ था। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक तत्काल मौतों की आधिकारिक संख्या 2259 थी। कुल मिलाकर तत्समय जो भी आंकड़े सामने आ रहे थे वो पब्लिक के बीच क्या पेश करना है अर्थात तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले आंकड़े थे। ऐसा क्यों? इसका कारण मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल वर्ष 2006 में एक सरकारी हलफनामे में कहा गया था कि गैस रिसाव के कारण 5,58,125 चोटें आईं, जिनमें 38,478 अस्थायी आंशिक चोटें और लगभग 3,900 गंभीर और स्थायी रूप से अक्षम करने वाली चोटें शामिल थीं। आपदा के समय UCC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वारेन एंडरसन थे। कंपनी में भारत सरकार और इंडियन इन्वेस्टर्स की 49.1% हिस्सेदारी थी और शेष इन्वेस्टमेंट USA का था। सबसे पहले आप ये जानिए कि यूनियन कार्बाइड कंपनी में क्या मैन्युफैक्चर किया जाता था। लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी इस फैक्ट्री में बैटरी, कार्बन उत्पाद, वेल्डिंग उपकरण, प्लास्टिक, औद्योगिक रसायन, कीटनाशक आदि का उत्पादन होता था, जिसमें भोपाल स्थित कंपनी में मुख्य रूप से इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने का कार्य किया जा रहा था। दरअसल 1994 में यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम परिवर्तित कर एवर रेडी इंडस्ट्री कर दिया गया था। इसको तो आप भली भांति जानते ही होंगे, जिसे इंडिया में UCIL अर्थात यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कहकर बुलाया जाता था। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पूरी घटना का कारण क्या था। कारण जानने से पहले कंपनी की कार्य प्रणाली को समझना जरूरी है। दरअसल UCIL ने 1969 में सरकार की अनुमति प्राप्त कर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्पेशल कीटनाशक मैन्युफैक्चर प्लांट ओपन किया, जिसका नाम सेविन रखा गया। सेविन प्रोडक्ट बनाने के लिए एक स्पेशल केमिकल की जरूरत होती है, जिसे MIC यानी मेथिल आइसोसाइनेट कहते हैं। यह एक बहुत ही डेंजरस केमिकल होता है। सेविन बनाने के लिए यह केमिकल पहले बाहर से इंपोर्ट किया जाता था, जिस वजह से अन्य कंपनी की अपेक्षा UCIL के प्रोडक्ट काफी महंगे होते थे और कंपनी को लॉस होने लगा। हो रहे लॉस को रोकने के लिए सन 1980 में
कंपनी एमआईसी को मैन्युफैक्चर करने का डिसाइड करती है, लेकिन किसी केमिकल को मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं होता सेफ्टी पर्पज से। चूंकि कंपनी को इस कार्य के लिए गवर्नमेंट की अनुमति मिल जाती है और शुरू होता है एमआईसी का प्रोडक्शन, वो भी बिना सुरक्षा निर्देशों का पालन किए, जिसका परिणाम आप लोगों के सामने आ ही चुका है। मैं समझता हूं कि इसको समझना इतना कठिन नहीं है। आप भी समझिए कि इस प्लांट में एमआईसी मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसे चल रहा था। कंपनी में एमआईसी को लिक्विड फॉर्म में 3 अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर किया जाता था। आप ये समझिए जैसे पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल को स्टोर किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कंपनी में एमआईसी स्टोर करने के लिए 3 अंडरग्राउंड टैंक क्रमशः E610, E611 और E619 उपलब्ध थे। नियमतः अगर सुरक्षा मानक को ध्यान में रखा जाए तो 3 टैंकों में से 2 टैंकों को लगभग 50% भरा जाना चाहिए था और तीसरा टैंक E619 को खाली रखा जाना चाहिए था। अक्टूबर 1984 के अंत में टैंक E610 ने अपने अधिकांश नाइट्रोजन गैस दबाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता खो दी, जिसका मतलब था कि उसके भीतर मौजूद तरल एमआईसी को बाहर पंप नहीं किया जा सका। इस विफलता के समय टैंक E610 में लगभग 42 टन तरल एमआईसी उपलब्ध था। इस विफलता के तुरंत बाद एमआईसी उत्पादन रोक दिया गया और संयंत्र के कुछ हिस्सों को रखरखाव के लिए बंद कर दिया गया। अब केवल जो एमआईसी पहले से स्टोर थी उसका प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाना था। घटना के बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना की रात तीनों टैंकों में एमआईसी उपलब्ध था, वो भी निर्धारित मानक से ज्यादा। यानी टैंक E610 व E611 में एमआईसी का लगभग 70% तक और E619 में, जो कि तीसरा टैंक था जिसको सुरक्षा मानक के अनुरूप खाली रखा जाना था, वह भी लगभग 60% तक भरा था। दूसरी बात, E610 टैंक का वाल्व जो एमआईसी के प्रेशर को इंडिकेट करता है और टेम्परेचर अलार्म दोनों ही काम नहीं कर रहे थे, जिससे ना तो टैंक के प्रेशर का पता चल रहा था और ना ही टैंक में उपलब्ध एमआईसी के टेम्परेचर का। इतनी लापरवाही हो तो घटना होना तो स्वाभाविक बात है। जानकारी के मुताबिक घटना की एक बड़ी वजह यह भी सामने आई है कि एमआईसी को कंट्रोल करने के लिए टैंक में नाइट्रोजन का प्रेशर दिया जाता था और टेम्परेचर की अधिकता पर जहरीली गैस निकलती है जो एक पाइप के माध्यम से होते हुए वेंट गैस स्क्रबर तक पहुंचती है और वहां एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा जलकर समाप्त हो जाती है। परंतु इसके लिए वेंट गैस स्क्रबर को प्रतिदिन स्विच ऑन और ऑफ किया जाता था, किंतु उस रात स्क्रबर मशीन को ऑन नहीं किया गया और नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ने के कारण स्क्रबर के पास जहरीली गैस का दबाव बढ़ता गया और हुआ ये कि रिसाव के कारण फैक्ट्री में जहरीली गैस बढ़ती गई। वहां जो वर्कर मौजूद थे उनकी आंखों में जलन और घबराहट बढ़ती रही और अंत में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और देखते ही देखते पूरे भोपाल शहर का एक बड़ा हिस्सा उसकी चपेट में आ गया। एक जानकारी यह भी मिली कि सुरक्षा के दृष्टिगत कंपनी में 2 सायरन अलार्म लगाए गए थे, एक जो विशेष रूप से इस फैक्ट्री के अंदर बजता था और दूसरा बाहर की ओर बजता था, जो आम जनता और भोपाल शहर को सचेत करने का काम करता था। 1982 में दोनों सायरन प्रणालियों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है ताकि सार्वजनिक सायरन के निष्क्रिय रहने पर फैक्ट्री पर चेतावनी सायरन को चालू रखना संभव हो सके। उस रात यही हुआ था। सार्वजनिक सायरन सुबह 12:50 बजे थोड़ी देर के लिए बजा और कंपनी की प्रक्रिया के अनुसार इसे तुरंत बंद कर दिया गया, जिसका उद्देश्य कारखाने के आसपास की जनता को असंगत लीक के बारे में चिंतित होने से बचाना था। यही सब कारण थे गैस त्रासदी के। सुबह होते होते रोड में जानवरों की लाशें बिछ गईं और जाने कितनों ने अपना दम तोड़ दिया, जो सुर्खियों में सिमट कर रह गया। फिर क्या? वही प्रक्रिया, जांच, कारण, कोर्ट, मुआवजा आदि आदि, जो हमेशा एक हादसे के बाद होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।